बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान में होने वाले खेलों के हवाले से बात करें और उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि ग्रास रूट लेवल में होने वाले मुकाबलों को अपने प्रोग्राम में शामिल करें और कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान और कराची के अंदर ख़ासकर जो ग्राउंड है उनमें जो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया उस पर भी कोशिश करते हैं डिस्कस करें। और इसी हवाले से आज जो है ना हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है आमिर अजीज़ खान साहब को, जो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के जो है माहिर कानून स्पोर्ट्स हैं। इनसे बात करेंगे आज स्पोर्ट्स के हवाले से भी और कराची के अंदर जितने जो ग्राउंड्स है उस पर कब्जा माफिया ने जो कब्जा कर लिया उसको किस तरह कोर्ट में जो है पेश करने के बाद किस तरह उसे खाली कराया जाता है, इस हवाले से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भर के हवाले से भी बात करें। जो ग्राउंड्स हैं उन पर जो कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह उसे खाली कराया जाए। आमिर साहब, सबसे पहले तो वेलकम शो में। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में जो है हम देखते हैं, बल्कि हम कराची में ज़्यादा देखते हैं, जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड है उस पर कब्जा माफिया ने बहुत कब्जा कर लिया। तो किस तरह, क्या लॉ कहती है कि किस तरह इसको डिस्कस किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में लेकर इस मैटर को जाया जाए और उसके बाद उसे फौरी तौर पर जो है इस मैटर को हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और इस ख़ास मौजू की तरफ आपने तवज्जो मबज़ूल कराई लोगों की। देखें, कराची शहर जब बना था आज से सैकड़ों साल पहले, 200 साल पहले तकरीबन, तो इस कराची शहर का एक मास्टर प्लान था। उस मास्टर प्लान के हवाले से ये डिसाइड किया गया था कि इस शहर के अंदर कहाँ कहाँ रेजिडेंशल प्लॉट्स होंगे, कहाँ कमर्शियल प्लॉट्स होंगे और कहाँ पे एमिनिटी प्लॉट्स होंगे। अब ये जो एमिनिटी प्लॉट्स होते हैं इनका पर्पस ये होता है कि ये स्पोर्ट्स के हवाले से, पब्लिक बिल्डिंग्स के हवाले से और दूसरी ऐसे वो तमाम पर्पसेस जो वहाँ के रिहायशियों की ज़रूरत होती है उस हवाले से ये प्लॉट्स कार्व आउट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कराची शहर के अंदर इस वक्त कमोबेश 270 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, जिसमें कब्ज़ा माफिया ने कब्जे किए हुए हैं, जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं इस वक्त भी। और हम एक ड्राइव लेके चले हैं कराची शहर के अंदर, जिसमें हम कोर्ट से इन ग्राउंड्स को खाली करवाना चाहते हैं ताकि कराची का जो बच्चा है वो ग्राउंड्स में जाके प्रैक्टिस करे, वो अपने टैलेंट का इजहार ग्राउंड्स में करे, बजाय सड़कों में या गली कूचों के अंदर वो जाके खेले, जहाँ पे वो वैसा प्लेयर नहीं बन सकता जैसा कि उसको एक बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। इस ड्राइव को लेके हम चले हैं और हमने जिससे मैं मुंसलिक भी हूँ इदारे से, कराची हॉकी एसोसिएशन से, उसके हवाले से भी हमने एक ग्राउंड तो हमने गुलशन इकबाल में खाली करवाया ब्लॉक 5 के अंदर, जहाँ पे कुछ शादी हॉल वगैरह चल रहे थे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है जो कि जिसकी तरफ आपने भी तवज्जो मबज़ूल कराई है अपने पिछले प्रोग्राम्स में, वो है YMCA। अब YMCA जो है, अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ही सेंट्रल पोजीशन पे है वो ग्राउंड, और बिल्कुल गवर्नर हाउस के सामने है। और वहाँ पे बहुत अरसे से वहाँ पे मुख्तलिफ शादी हॉल चल रहे थे, मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी। आप माहिर कानून हैं, तो YMCA की बात की आपने, तो तकरीबन एक बहुत बड़ा अरसा लगा उसे जो है खाली कराने के लिए। लेकिन अगर हम माजी में देखें तो वहाँ पर काफ़ी ओलंपियन वहाँ पर हॉकी खेलते हुए नज़र आए और वहाँ पर तकरीबन जो पाकिस्तान के जो ओलंपियन हैं उसी ग्राउंड से निकले। तो समझते थे कि जो हमारा एक नर्सरी था हॉकी का और जहां पर हॉकी खेली जाती थी उस ग्राउंड पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया था, जहां और कौमी खेल को बड़ा जो है इससे नुकसान पहुंचा। शहज़ादा, देखें होता क्या है कि अगर आप गेम के अंदर ग्लैमर लेकर आएंगे ना तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी कब्जा माफिया के लिए उस जगह को कैप्चर करना। हुआ क्या कि इसी ग्राउंड से बड़े बड़े नाम हॉकी के, बड़े बड़े ओलंपियंस जैसा भी आपने कहा, वो इसी ग्राउंड से YMCA पे खेल के निकले थे। इस ग्राउंड, यहाँ पे एक ज़माने में टर्फ ग्राउंड हुआ करता था, मड ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पे ये लोग खेला करते थे, क्योंकि उस ज़माने में एस्ट्रोटर्फ वगैरह इतने आम नहीं थे। और उन्हीं ग्राउंड्स पे खेल के ये लोग आगे निकले और फिर ओलंपियंस बने और फिर जाके गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफीज जीती इन्हीं प्लेयर्स ने। जब जवाल आया हॉकी का तो जाहिर बात है वो ग्राउंड्स खाली हो गए।
वहां पे आपको प्लेयर्स नजर नहीं आए, वहां पे आपको ओलंपियन नजर नहीं आए, तो फिर वहां पे की जो कब्जा माफिया के लोग थे, इन्होंने आके उन जगहों पे कब्जा किया। समझते हैं कि उस वक्त हुकूमती तवज्जो नहीं दी गई इस ग्राउंड पर। एब्सोल्युटली, यही यही इस वक्त हॉकी का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि हॉकी को जितनी हुकूमत की तरफ से जितनी उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, उतनी हुकूमत की सपोर्ट नहीं मिली। बल्कि मुझे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ अफसोस भी हुआ कि जब हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स हैं हम उसको हम बंद कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो कि स्पोर्ट्समैन खुद वो किसी डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करता रहा हो, नुमाइंदगी करते रहा हो और खुद इतना स्पोर्ट्स के अंदर जिनका नाम हो, उनको तो ये चाहिए था कि अपने टैलेंट को मजीद परवान चढ़ाते। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको इंसेंटिव मिलता कि उनको डिपार्टमेंट्स में जाके खेलना है, उनको डिपार्टमेंट से उनकी सैलरीज मिलेंगी, उनको पोस्ट मिलेंगी डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो यकीनी तौर पे देखें, किसी भी घर के अंदर अगर उसका जो चश्मो चिराग है, अगर कमाने वाला है, वो स्पोर्ट्स में ग्राउंड में चला जाएगा तो पीछे उनका घर कैसे चलेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को इंसेंटिव्स मिले, बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्टाइपेंड्स मिले, और जब तक ये सब चीज नहीं होगी तब तक जाहिर बात है स्पोर्ट्स के अंदर वो आप चार्म नहीं आएगा। दुनिया भर में अगर आप देखें, इंटरनेशनली अगर आप देखें, तो इंटरनेशनली बच्चों को जैसे ही वो ट्रेन होते हैं, 10-12 साल के होते हैं, उनको फौरी स्टाइपेंड मिलनी शुरू हो जाती है। वो बच्चों का इंसेंटिव होता है, वो बच्चों की एक पॉकेट मनी समझ लें वो होती है। और उसके बाद उनको मालूम होता है कि अब हमें आगे क्लब्स ऑफर होंगे, हमें आगे दूसरी चीजें ऑफर होंगी, डिपार्टमेंट्स ऑफर होंगे, बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उनको अपने होर्डिंग बोर्ड्स के ऊपर ले लेते हैं फौरन, और वो प्रोग्रेस करते हैं। बिल्कुल, हमने अगर माजी की हम बात करें तो जितने डिपार्टमेंट खुले हुए थे तो उसमें हम देखते थे कि जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करता था उसे छोटा सा, सिवाय बैंक्स के अलावा भी हम देखते थे छोटी छोटी जो कंपनियां थी वो भी हायर कर लिया करती थी। बिल्कुल ऐसा। लेकिन अब ये सारी चीजें बंद हो गई हैं, तो समझते हैं इस पर तो सरासर नुकसान जो है प्लेयर्स का हो रहा है। देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मैं मुंसलिक हूँ, तो वो लोग तो अपने पास से बच्चों को किट्स, हॉकी शूज, ये सब भी वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बच्चों के पास तो ये भी नहीं है इस वक्त खेलने के लिए। तो हॉकी किस तरीके से परवान चढ़ेगी जब बच्चा खुद अपनी जेब से जाके चीजें खरीद रहा होगा ग्राउंड में उतरने के लिए? तो उसका तो इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। वहां पे उसको नजर आना चाहिए कि मुझे आगे मेरा फ्यूचर है। देखें, ये स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है। स्पोर्ट्स को अब हर शख्स एक प्रोफेशन के तौर पे ले रहा है। अब वो कोई पार्ट टाइम या ये नहीं है कि मैं पहले 10 साल जो है स्पोर्ट्स खेल लूंगा और उसके बाद में जाके कोई जॉब कर लूंगा। ये अब एक फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल। सो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। और मैं बार बार इस बात पे कह चुका हूं और आपके प्रोग्राम से भी मैं तवज्जो मबजूल कराऊंगा, सिंध गवर्नमेंट की भी खास तौर से और नेशनल गवर्नमेंट की भी, फेडरल गवर्नमेंट की भी, कि स्पोर्ट्स के लिए डिपार्टमेंट्स को ऑन कीजिए, स्पोर्ट्स के लिए बड़ी मल्टीनेशनल्स को लेकर आइए। इन जब तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगी स्पोर्ट्स के अंदर, लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक स्पोर्ट्स को आगे ले जाना मुश्किल होगा। अब वाईएमसी ग्राउंड की बात हो रही थी, आमिर साहब मजीद क्या कहेंगे वाईएमसी ग्राउंड के हवाले से? अब हम देखते हैं कि उस पर काम हो चुका है मुकम्मल, और दोबारा हम उस पर देखते हैं कि अब थोड़ी सी जो फुटबॉल के लिए जगह मुख्तस की गई, उस पर फुटबॉल्स हो रहे हैं। तो समझते हैं कि आने वाले वक्तों पर भी जो मजीद हमारे हॉकी, स्विमिंग, बैडमिंटन, जो एक गढ़ कहा जाता था वाईएमसी ग्राउंड, दोबारा बहाल होता नजर आएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। कमिश्नर कराची ने काफ़ी काम किया उसके ऊपर। जो साबका चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, उनके ऑर्डर्स के थ्रू उसके ऊपर काम हुए। वहाँ पे एक ख़ास एरिया मख्तस किया गया है जिसके ऊपर के एक जिम खाना के पैटर्न के ऊपर वहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनेगा और वहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी जगह बनेगी। और माशाल्लाह आपने खुद बहुत कवरेज किया है वाईएमसीए का, आपने खुद उस जगह पे आप और आपकी बड़ी काविशें हैं उस पे माहिर कानून होते हुए उस जगहों पे जो है खाली कराने पर। मैंने हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की थी और मैं जो इसकी जो इंटरनेशनल बॉडी थी एशिया पैसिफिक अलायंस, मैं उनका वकील था उस केस में। और इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वाईएमसीए को लेके जो चल रहे थे, जिनके अपने मकासद थे, कमर्शियल भी थे कुछ लोगों के मकासद उसके अंदर। लेकिन वो बहुत से मकासद थे वाईएमसीए पे। जब कब्जा माफिया उस पर कब्जा कर कर बैठी हुई थी तो यकीनन अब वाईएमसीए ग्राउंड को खाली करा लिया गया है और उस पर मजीद जो स्पोर्ट्स के लिए काम जारी है। मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। आमिर अजीज साहब से इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी YMCA ग्राउंड के हवाले से, और हमने देखा कि अब उसको मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा माफिया से खाली करवा लिया गया और उस पर कमीशन कराची की हिदायत के मुताबिक उस पर काम भी हो रहा है और तमाम चीज़ें अब दोबारा बहाल होती हुई एक दफ़ा फिर दिखाई दे रही हैं और आने वाले वक्तों में एक दफ़ा फिर वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शक्ल इख्तियार करता दिखाई देगा। और आमिर अजीज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो माहिर कानून हैं, इनसे मज़ीद और बात करते हैं। जो 270 ग्राउंड है कराची के अंदर, उसको किस तरह क्या तरीक़ेकार होगा? आमिर अजीज़ साहब, 270 ग्राउंड्स की आप बात कर रहे हैं जो इस वक्त कब्ज़ा माफिया के हाथ में, तो किसके क्या तरीक़ेकार है कि उसे खाली कराया जाए, किस तरह? देखिए शहज़ादा, क्योंकि ये जो 270 ग्राउंड्स की बात हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत अरसे से काबज़ीन के कब्ज़े में हैं, तो इसमें यकीनी तौर पे टाइम लगेगा खाली करवाने में। सिवाय इसके कि हुकूमती ज़राए से इसको खाली करवा लिया जाए, तो हमारा जो तरीक़ाकार है कोर्ट्स में वो ये है कि हम कोर्ट में दावा फाइल कर सकते हैं उस जगह के जो रिहायशी हैं उनकी तरफ से। हम कोर्ट जाएं और हम ये कोर्ट में प्लीड करें कि जी ये हमारी ज़रूरत की जगह थी, यहाँ पे हमारे बच्चों को खेलना चाहिए था, यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए पार्क बनना चाहिए था। आपको पता है पार्क की वजह से उस पूरे ग्राउंड, उस पूरे इलाके की जो एनवायरनमेंट है वो तब्दील हो सकती है। ये सारे ग्राउंड्स होते हैं कि जो हम लेके कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, और अदालत चूंकि वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ काबज़ीन हैं, तो उनके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं होता प्लीड करने के लिए। तो जो अदालती वक्त है जो दरकार होता है किसी भी केस में पैरवी करके कोर्ट से फैसला लेने के लिए, सिर्फ वही लगता है, लेकिन ग्राउंड्स खाली हो जाते हैं। अब मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो रिहायशी लोग हैं वो अप्रोच करते हैं, और जो लोग अदालत में जाते हैं खाली करवाने के लिए ग्राउंड्स को, तो हम लोग सब मिलके कोशिश कर रहे हैं। हम खास तौर से देखिए, मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि सरकार का काम ये है, सिंध सरकार का काम यह है कि अगर वो ये समझते हैं कि किसी इलाके में एक ग्राउंड है जिसकी ज़रूरत उस इलाके के लोगों को है, तो वो अपने इदारे को, जिसको हम एंटी एनक्रोचमेंट सेल कहते हैं, उसको हिदायत जारी कर सकती है फौरी तौर के ऊपर कि इस जगह का जो ग्राउंड है इसको साफ किया जाए, यहाँ पे जो काबजीन बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए। आपने देखा सदर में एक जगह है जहांगीर पार्क के नाम से, बिल्कुल, वहां पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लोगों के घर बने हुए थे, KMC के लोगों के घर बने हुए थे, लेकिन चूंकि जिस वक्त उनको ये अंदाजा हुआ कि ये सब गैर कानूनी बैठे हुए यहाँ पे काबजीन हैं, तो खुद KMC वालों ने उनके घर हटवा दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो जगह खाली हो गई, और आज आप देखा माशाल्लाह पार्क का मंजर पेश कर रहा है, खूबसूरत जगह बन गई सदर जैसी जगह के अंदर, जिसको लोग कहते थे कि यहाँ पे सिवाय धुएं के और कुछ नहीं होता, अब वहां पे माशाल्लाह एक पार्क बन गया है, लोग वहां पे आते हैं, एंजॉय करते हैं वहां पे आके। तो इस तरीके से अगर खाली करवाना चाहें तो बहुत आसानी से ये जगहें खाली हो सकती हैं और उस इलाके के लोगों के सुपुर्द की जा सकती हैं। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि जगह आपने खाली करवा ली, आपके पास वो ग्राउंड या वो जगह जो है वो खाली होकर आपको मिल भी गई, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया तो वो जगह फिर कचरे का ढेर बन जाएगी, वो जगह फिर हीरोइंचियों की और दूसरों की आमाजगाह बन जाएगी। तो उसको खाली करवाने के साथ ही उस इलाके की एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, या ऐसे स्पोर्ट्समैन जो माशाल्लाह हमारे लेजेंड्स हैं, चाहे वो हॉकी में हो, वो फुटबॉल में हो, वो बॉक्सिंग में हो, वो क्रिकेट के अंदर हो, बास्केटबॉल में हो, जिन भी फील्ड के अंदर हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए गवर्नमेंट को। अप्रोच की आप बात कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए, आगे आना चाहिए, एकेडमीज बननी चाहिए। हम आपसे हमारे प्रोग्राम में काफ़ी लोग आए और बहुत से जिक्र भी हुआ ग्राउंड के हवाले से, तो हमने एक औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 11.5 के अंदर, उस पर भी हम देखते हैं कि 2008 में वो काम शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम फिर बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, ये सिलसिला जारी रहा। हमने वहाँ देखा कि बकरियाँ भी पलती हुई अंदर नज़र आई, उसके साथ साथ हिरनों की आमदे जगह भी बनी हुई नज़र आई वहाँ पर। इसके साथ हमारे पिछले प्रोग्राम में हॉकी के प्लेयर्स आए हुए थे और उन्होंने भी ये जिक्र किया कि हमारे पास एक बल्दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी काफ़ी अरसे से उस पर काम नहीं हुआ, वहाँ पर भी यही मसाइल हैं। और ग्राउंड से कॉम्प्लेक्स तैयार तो किए जाते हैं लेकिन उस पर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और यही वजह है कि वहाँ पर हिरनों के जो है अड्डे बन जाते। तो समझते हैं कि इस तरफ भी आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, ये बदकिस्मती ये है कि जगहें बनाने के बाद उसको मेंटेन नहीं किया जाता, जगहें बनाने के बाद उनके सुपुर्द नहीं किया जाता कि जो लोग उस जगह को चला सकें। अब इसके लिए जिस वक्त गवर्नमेंट ऐसी जगह बनाती है तो उनको चाहिए कि प्राइवेट लोगों को
मदऊ करें उसके लिए, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल लेके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे इदारों की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम CSR कहते हैं। अब वो CSR की मद के अंदर उनके पास प्रोविजंस भी होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है जिससे वो उन इदारों को चला सकते हैं। अगर वो उन इदारों को चलाते हैं तो उनको फ़ायदा ये होता है, उन इदारों को फ़ायदा ये होता है कि उनको उनके टैक्स में रिबेट मिलती है, उनको उनकी प्रमोशन मिलती है कंपनी की उस जगह से। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स स्टेडियम लेके बैठा हुआ है तो उसका पूरा स्टेडियम जो है वो उसके लिए प्रमोशन है। आपको पता है कि कराची शहर से होर्डिंग बोर्ड हटा दिए गए, अब होर्डिंग बोर्ड आप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई इदारा है तो आप उस इदारे के चारों तरफ अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनादी नहीं है कोर्ट से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको अगर मेंटेन करना चाहें उन जगहों को तो बड़ी आसानी से उन जगहों को मेंटेन भी किया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है इसके अंदर कि नीयत साफ होनी चाहिए। जो मैं बार बार बात कहता हूं, कोर्ट के अंदर, अदालत में भी बार बार बात कहता हूं कि इदारों की नीयत होनी चाहिए चीज़ों को प्रमोट करने की। जिस वक्त आपकी नीयत साफ होगी ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं। कराची के अंदर ही आपने देखा है कि जो नेशनल हॉकी स्टेडियम है, अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, उसके चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। बिल्कुल। और वो दुकानें आज से नहीं बनी हुई हैं, बहुत अरसे से बनी हुई हैं, और वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है। उस कमर्शियल एक्टिविटी का एक हिस्सा उसी स्टेडियम के लिए मख्तस किया गया, उसमें लगता है। बिल्कुल। इस तरीके से भी आप जब किसी इदारे को या किसी को दें तो आप वहां पे भी ये बात डिसाइड कर सकते हैं, गवर्निंग बॉडी के आप समझते हैं कि जो ग्राउंड्स अगर तामीर किए जाएं तो उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को जरूर उसे इस एक तरफ रागिब किया जाए कि आप आए, इस पे काम करें। यही कहने का मकसद है आपका? मेरा कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को आमादा किया जाए कि वो साथ में काम करें, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को उस जगह का इंसेंटिव भी दिया जाए, बिल्कुल, ताकि वो उस जगह को रन कर सकें। फॉर एग्जांपल बड़ा आसान चीज ये है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जिम खाना बना दीजिए। अब वो जिम खाने की मेंबरशिप होती है, उस मेंबरशिप से आपके पास पैसा कलेक्ट होगा, वो बिल्कुल ऑफिशियली लीगल पैसा है, बिल्कुल, जिससे आप उसी इदारे को चलाएंगे। जैसे कराची जिम खाना है, ये दूसरे जिम खाना बने हुए हैं, वहां पे जो पैसा इकट्ठा होता है वो उसी जिम खाने की तज़ीन व आज़ाइश के लिए या उसको डेवलप करने के लिए, इन चीज़ों के लिए वो पैसा खर्च होता है। तो अगर आप ऐसे ग्राउंड्स को लेके उस पर जिम खाना बना दें, अच्छा, फिर इसमें हम देखेंगे कि जो रोजगार की भी फराहमी हो जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिल सकेंगे, तो ये समझते हैं कि ये भी एक अच्छा साइन होगा। बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की कि बहुत ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इसमें एम्प्लॉय होगा, बहुत लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। गार्ड्स हैं, उस जगह को संभालने वाले लोग हैं, कोचेज आएंगे वहाँ पे स्टाफ जनरेट होगा। बहुत सारे लोगों को जो इस वक्त घरों के अंदर बैठे हुए हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उन लोगों को मौका मिलेगा अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजर्बे को आगे बच्चों तक ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो अगर सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे और हमारे लेजेंड्स ये सब इकट्ठे होकर बैठ जाएं, तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह है कि हम कराची शहर के अंदर दोबारा से स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को स्पोर्ट्स की सरगर्मियों की बात करते हैं यहाँ पे आमिर साहब है, लेकिन हम देखते हैं कि इस पे कोई अगर प्राइवेट सेक्टर भी आगे आने की कोशिश करता है, जिस तरह हमने देखा कि KHA ग्राउंड पर हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अब काम होता हुआ दिखाई दे रहा हॉकी के लिए। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि अब टॉप सिटी 1 वाले जो है तो वहाँ पर जो ख़वातीन की एक बाकायदा उन्होंने टीम बनाई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ख़वातीन की टीम बनाई और उन्होंने 15,000 रुपये फ़िक्स खिलाड़ियों को मुआवजा भी देना शुरू कर दिया। तो समझते हैं ये भी एक अच्छा साइन है। और मजीद जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं समझते हैं कि वो भी इस तरफ रागिब हो, जिस तरह बड़े बड़े इदारे हैं कराची के अंदर, मुख्तलिफ कंपनियां, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए बड़ा काम करती दिखाई दे रही है JFS। तो समझते हैं इन लोगों को भी स्पोर्ट्स के लिए आगे आना चाहिए। जी, ये लोग तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। जैसा अभी आपने कहा टॉप सिटी 1 वाले हैं और JFS वाले हैं, ये लोग तो वो हैं कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए ये काम वो लोग कर रहे हैं इस वक्त, और भरपूर अंदाज में कर रहे हैं माशाल्लाह। जितना सपोर्ट टॉप सिटी 1 वाले कर रहे हैं, जितना सपोर्ट JFS वाले कर रहे हैं KHA को, मैं समझता हूँ वो खराज तहसीन के लायक है। और माशाल्लाह उन्होंने पैसा भी खर्च किया। अभी जैसे अभी आपने ख़ुद बताया कि जो ख़वातीन की टीम है
उसको उन्होंने डेवलप किया और माशाल्लाह अब वो खवातीन की टीम जो है वो ऐसी हो गई है कि उसमें से हो सकता है कि नेशनल टीम के लिए लड़कियां सेलेक्ट हो जाएं। बिल्कुल, ये अच्छा साइन भी होगा कि कम से कम जो है नेशनल टीम के लिए लड़कियां सामने आएंगी। अब इन इदारों को देखें, अगर बज़ाहिर देखा जाए तो इनका कोई फायदा नजर नहीं आता। अच्छा, फायदे की आप बात कर रहे हैं कि अगर टॉप सिटी 1 वालों ने अगर खवातीन की टीम बनाई है, तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी जो टीम है वो बहुत निचले नंबरों पे है हॉकी की मेन की। तो समझते हैं कि एक ऐसी चीज पर उन्होंने पैसा सर्व किया है जहां उन्हें कुछ उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। देखिए, उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। मैंने जो कम से कम देखा है टॉप सिटी 1 वालों को या जीएफएस को देखा है मैंने, उनकी सोच बहुत मस्बत है, बहुत पॉजिटिव है। वो पाकिस्तान के झंडे को ऊपर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, वो ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का टैलेंट जाया ना हो। और दूसरी बात है हमारा कौमी खेल है, और हमारा कौमी खेल है जिसको हमने खुद देखा है कि वो हमेशा जो टॉप 3 टीम्स हुआ करती थी उनमें से हमें वो नजर आता था हमेशा। बिल्कुल, हमें पता था कि तो गोल्ड जीतेगी या सिल्वर जीतेगी या ब्रॉन्ज, कम से कम ब्रॉन्ज तो है, वरना गोल्ड सिल्वर तो है हमारा। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी टीम एक वक्त हुआ करती थी कि टॉप 3 में हुआ करती थी, और इस वक्त हम देखते हैं बहुत निचले नंबरों पे पाकिस्तान की हॉकी टीम है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कौमी टीम हॉकी के हवाले से ही बात करेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है दौरा यूरोप किया और आज ही वतन वापस पहुंची है कौमी हॉकी टीम। तो इस पर भी हम आमिर अजीज साहब से बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं और मजीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से, और पाकिस्तान हॉकी टीम आज ही सुबह जो है दौरे यूरोप मुकम्मल कर पहुंची है। दौरे यूरोप में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने जो है हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन के ख़िलाफ़ जो है मैचेस खेले, और पाकिस्तान ने हमने देखा कि थोड़ी सी बेहतरी हॉकी में नज़र आई, और पाकिस्तानी टीम ने जो है हॉलैंड को भी शिकस्त दी, स्पेन की टीम को भी शिकस्त दी। बेल्जियम से बेशक जो है हमारा टेस्ट सीरीज जो है बराबर रहा। इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लें हम आमिर अजीज़ साहब से। आमिर साहब, क्या कहेंगे, दौरे यूरोप अरसे के बाद पाकिस्तानी टीम दौरे यूरोप पहुंची थी और वहाँ पर उन्होंने जो है स्पेन, हॉलैंड और बेल्जियम के ख़िलाफ़ मैचेस खेले, तो समझते हैं कुछ बेहतरी नज़र आई है आपको इस दौरे के अंदर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है इस मामले में उसको खराज तहसीन देना चाहिए, और ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब हैं या हमारे जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं, अब ये लोग जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हम टीम को प्रमोट करें, हम टीम को बाहर लेके जाएं, बिकॉज जब तक के बच्चों को वो कंडीशंस नहीं मिलेंगी, यूरोपियन कंडीशंस नहीं मिलेंगी उनको, वो यूरोपियन कंडीशन की आमिर साहब आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि जो कोच हमने हायर किए हुए हैं वो भी यूरोपियन है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा जो है एक ओलंपियन का जो है लाइन लगी हुई है। तो समझते हैं कि ओलंपियन को भी हमारे साथ, इनके साथ जो है टच पे रहना चाहिए था पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन। बिल्कुल, हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे ओलंपियंस हैं माशाल्लाह, वो खुद बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और उनके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं। अब इस वक्त जो हमारा कोच है वो डच कोच है, आपको मालूम है, सिगफ्राइड एकमैन नाम है उसका, सिगफ्राइड एकमैन, और वो बड़ा अच्छा डच प्लेयर रह चुका है। वो बिल्कुल उसने एक तरीके से हमारी जो नेशनल टीम है उसको रीवैम्प किया है, और वो उस स्टैंडर्ड पे लेके जा रहा है कि जो नीदरलैंड का या स्पेन में या बेल्जियम में जहाँ ये मैचेस हुए हमारे, उनको समझते हुए, उनकी साइकी को समझते हुए वो बच्चों को खिला रहा है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे। आज जैसे आपने देखा खुद के पाकिस्तान की टीम ने हॉलैंड की टीम को 5-3 से हराया, स्पेन की टीम को 5-3 से हराया, और ये सिर्फ ये नहीं था कि कोई 2-1 के मार्जिन से या 1-0 के मार्जिन से पाकिस्तान टीम, उन्होंने स्प्लिट होके। अच्छा, इस पे एक चीज की आमिर साहब, एक तनकीद करने वालों ने उस पे भी ये कहा कि हॉलैंड की टीम तो नए प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। हम तो बेशक नए प्लेयर्स पर मुश्तमिल थी हॉलैंड की टीम, लेकिन हमारे दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास भी नौजवान खिलाड़ी पर मुश्तमिल टीम गई थी। शहजादा देखें, हमें हर चीज़ के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही ये बात मैं कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों को कि इस वक्त हमें नेगेटिविटी को छोड़ देना चाहिए। हमारी टीम यूरोप गई, हमारी टीम ने यूरोप में अच्छा परफॉर्म किया, चाहे
स्पेन की टीम नई थी, स्पेन की टीम में कुछ क्लब्स के प्लेयर्स शामिल थे या नहीं थे, हॉलैंड की टीम नई थी, उसमें कुछ नए प्लेयर्स शामिल थे। मैं तो हॉलैंड का जो कोच है डेल्मी, मैं डेल्मी का बयान देख रहा था, तो डेल्मी ने खुद बहुत अप्रिशिएट किया पाकिस्तान की टीम को, और उसने कहा कि हमारी जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी, डेल्मी का बयान है ये, कि हमारी जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी वो पाकिस्तान के मुकाबले में खेल रही थी, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहले मैच में 5-3 से विक्ट्री हासिल की है हॉलैंड के खिलाफ, और दूसरे मैच में ठीक है हम 4-1 से हार गए वो मैच, लेकिन हमने फुल अपना पोटेंशियल दिया आखिरी बॉल तक, आखिरी मिनट तक। लग रहा था कि हम लड़ते हुए नजर आ रहे हैं फील्ड के अंदर। हम लड़ते हुए हारे उसके अंदर भी, लेकिन पहले मैच में जिस तरीके से लोगों ने परफॉर्म किया, और खुसूसन हमारा जो कोच है एकमैन, उसने जो शॉर्ट कॉर्नर्स के ऊपर काम किया है, अगर आपने वो देखा हो तो वो बहुत ही हमने देखे कि ज्यादातर जो गोल्स हमारे हुए हैं शॉर्ट कॉर्नर पे हुए हैं, तो यकीनन उस पे काम करते कोचेस दिखाई दिए हैं, कोचेस ने काम किया उसके ऊपर, प्लेयर्स ने माशाल्लाह। और मुझे जो चीज नजर आई, मैंने मैचेस देखे खुद बैठ के, सोशल मीडिया पे भी देखे, वैसे भी मैंने उसको विटनेस किया मैचेस को, तो प्लेयर्स ने खुल के खेला है। प्लेयर्स को ये नहीं था कि जैसे एक हमारी एक अप्रोच रही है हमेशा से कि अगर हमने 2 गोल कर लिए हैं तो अब हम डिफेंसिव हो जाएंगे। बिल्कुल, तो हम डिफेंसिव नहीं हुए, हमने खुल के खेला, हमने गैप्स क्रिएट किए ग्राउंड के अंदर, और गैप्स के अंदर बॉलों को हमने फ्लो किया, और माशाल्लाह जिस तरीके से फिर मोहम्मद रिजवान ने हैट्रिक की है, तो वो अगर आपने देखा उसमें, तो वो खुद एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि एक प्लेयर का हैट्रिक करना वहां पे। तो इन प्लेयर्स को जो कि नए खिलाड़ी हैं इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको सामने लेकर आना चाहिए। जिस तरीके से हम हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स को देखते हैं, उसमें भी एक बड़ा जबरदस्त नाम है मोहम्मद रिजवान का, आपको पता ही है, क्रिकेट के अंदर भी है और वही हॉकी के अंदर भी सामने नजर आ रहा है। तो हमें इन प्लेयर्स को सामने लेके आना चाहिए, इनके भी हमें फिर उसी तरीके से होर्डिंग्स बोर्ड पे इनको भी सामने एड्स में लेके आना चाहिए, ताकि एक प्रमोशन मिले। तो जिस तरह अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक अच्छी चीज अब देख रहे हैं कि सुपर लीग कराने का ऐलान किया है, तो समझते हैं कि जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि प्लेयर्स को आगे आना चाहिए, तो प्रमोशन तो मिलेगी अब प्लेयर्स को, अगर लीग पाकिस्तान के अंदर हो गई तो। जी, बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और इस लीग के लिए तो हम खुद भी बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, काम कर रहे थे। कराची हॉकी एसोसिएशन के हम प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कोशिश की है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हमने इस पे राज़ी भी किया है इस चीज़ के लिए कि एक सिंसियरली PSL की नौयत की एक लीग होनी चाहिए हॉकी के अंदर, और उसमें हम जो हमारा नया टैलेंट है, जो हमारे नए हॉकी के प्लेयर्स हैं, उनको हम प्रमोट करें वहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और इसको हर साल की बुनियाद पे होना चाहिए, और इसमें यकीनी तौर के ऊपर बहुत अच्छा टैलेंट सामने आएगा, और कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान नेशनल टीम दोबारा से अपने उसी जगह पे नजर आए। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं आमिर साहब के प्लेयर्स को प्रमोशन मिलनी चाहिए, तो समझते हैं जो मुख्तलिफ से एड्स होते हैं, जहां पर क्रिकेटर्स हम देखते हैं कि जो कंपनियां उनको हायर करती है, तो हॉकी की कौमी खेल के लिए अगर इन कंपनियां जो हैं वो हॉकी प्लेयर्स को अगर लेकर सामने आए, तो शायद इस तरह भी उनके नाम की पहचान हो। हम समझते हैं कि इसके अंदर हमने देखा है कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान, क्रिकेट के कप्तान का पता होता है, प्लेयर्स के 11 प्लेयर्स का नाम, 20 टीम के प्लेयर्स का नाम सबको पता होता है क्रिकेट के, लेकिन अगर हॉकी की हम बात करें तो हॉकी के कप्तान के नाम का पता नहीं होता पाकिस्तानी अवाम को। तो समझते हैं कि इस तरह भी काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत अच्छा आपका आइडिया है, मैं समझता हूँ कि इसको उन लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, खुसूसन जो बड़ी हमारे मल्टीनेशनल्स हैं यहाँ पे, बड़ी कंपनीज़ हैं, उन तक पहुँचाना ज़रूरी है कि वो इन प्लेयर्स को सामने लेकर आएँ। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जिस वक्त आप इन प्लेयर्स के नाम एड्स में या इन प्लेयर्स के नाम मीडिया पे फ्लोट होते हैं, तो ज़ाहिर बात है लोगों को भी नज़र आता है कि ये कौन लोग हैं जो खेल रहे हैं, कौन लोग हैं प्लेयर्स हैं हमारे हॉकी के अंदर, कप्तान कौन है हमारा सेंटर फॉरवर्ड कौन है इस वक्त। इन लोगों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, तो इनका प्रमोशन होना, इनको अगेन मैं ये कहूँगा कि देखें ये सारा एक कमर्शियल फील्ड है स्पोर्ट्स जो है। स्पोर्ट्स में जब तक इंसेंटिव्स नहीं होंगे तब तक अगर प्लेयर्स परफॉर्म भी कर लेंगे, अब फॉर एग्जांपल इस वक्त टीम यूरोप गई, यूरोप में जाके उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यूरोप भेजने का मकसद ये है कि एशिया कप सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो हमें तो समझते हैं कि हिकमत अमली हमारी जो एशिया कप के हवाले से तो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। एशिया कप के लिए हमें सामने लेके आना है, और दूसरा जो कि टोरंटो के अंदर जो ओलंपिक्स आने वाले हैं उनके लिए हमें तैयार करना है अपनी टीम को। हमारी ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि हमारी टीम उन
10 बेहतरीन टीमों के अंदर क्वालिफाई कर ले। पहले हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पहले 10 जो नंबर हैं उस पे फाइज हो जाएं, फिर हम आगे की तरफ देखें। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन इन प्लेयर्स का दिल बड़ा हो जाएगा अगर इनको मजीद प्रमोशन मिले, इनको जैसे ये एयरपोर्ट पे आए वहां पे इनका एक पुरतफाक इस्तकबाल किया जाए, इनको लेके। लेकिन सर आज हमने वही देखा कि ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये एक अफसोसनाक अमर है। मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूं बैठ के कि इस तरफ तवज्जो दिलानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक प्लेयर है जो परफॉर्म करके आया है वहां पे और वो एयरपोर्ट पे उतरता है, देखता है कि वहां पे कोई नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, तो उसका दिल टूट जाएगा, सारी बात है। वो अगली मर्तबा परफॉर्म करेगा सिर्फ इस वजह से कि उसको शायद अपना नाम बड़ा करना है, उसको पाकिस्तान का नाम बड़ा नहीं करना। और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हर प्लेयर जान मारे पाकिस्तान के नाम को बड़ा करने। अच्छा, थोड़ी सी बात हम एशिया कप के हवाले से कर लें आमिर साहब। जिस तरह अभी हमने दौरे यूरोप किया, तो एशिया में एशिया के ममालिक होंगे और हम यूरोप का दौरा कर कर आ रहे हैं, तो समझते हैं कि बहुत मुफीद होगा ये दौरा हमारे लिए एशिया कप का, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि एशियन जो टीम होती है एशियन के मुताबिक खेलती है, लेकिन हम यूरोप का दौरा करके वहाँ पर फास्ट हॉकी हो रही है और एशियन ममालिक में हम देखते हैं कि ऐसी हॉकी बहुत कम होती है। तो इसका भरपूर फ़ायदा हमें होगा और जो हिकमत अमली हमारे कोच ने की होगी, यकीन इससे फ़ायदे से हम जो है मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि हमें एक अपर एज हासिल है। अगर हम इस यूरोप में खेल के हम वापस आते हैं और हम एशियन ट्रैक्स पे खेलते हैं और एशियन हॉकी खेलते हैं प्लेयर्स के साथ, तो हमें एक अपर एज यूँ हासिल है कि हम फास्ट ट्रैक्स पे खेल कर आए हुए हैं वहाँ से। दूसरी बात यह है कि प्लेयर्स को जो उनका जो स्टेमिना लेवल है वो बहुत हाई है। बिल्कुल, क्योंकि हमने स्पेन, हॉलैंड और बिल्कुल बेल्जियम के खिलाफ मैचेस खेले। बिल्कुल, वो टीम्स अगर आप उनका प्लेयर देखें तो वो बहुत तगड़ा प्लेयर है उनका टीम का। उनके खिलाफ खेलना और उनको हराना और वहां से खेल के वापस आना एशिया में खेलने के लिए, तो मैं समझता हूं कि हमारा हर प्लेयर जो है वो बूस्ट अप होगा इस वक्त। उसका दिल बड़ा हुआ है। बिल्कुल है, हमारे प्लेयर्स का दिल बड़ा हुआ है, नजर आ रहा है, क्योंकि हम यूरोप का दौरा कर कर आ रहा है और वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस हमारे हॉकी प्लेयर्स ने दी है। बेशक हमें शिकस्त जरूर हुई, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कौमी हॉकी टीम की दौरे यूरोप के हवाले से कि वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन बहुत से लोग इस पर तनकीद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पर जो जूनियर हॉलैंड की टीम, स्पेन की टीम और बेल्जियम की टीम जो थी वो जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। अगर हम इसी तरह बात करें तो पाकिस्तान 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुँची थी, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन की भरपूर टीम जो है पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, जिन्होंने 38 रोज़ का दौरा किया पाकिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी। हमने देखा कि टेस्ट मैच में उन्होंने शिकस्त दी और उसके साथ जो है T20 में। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो अगर हम दूसरी तरफ मुतवाजन टीम की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान टीम जो क्रिकेट टीम थी वो भी जो है ऑस्ट्रेलियन के सामने नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। गो के ये कहा जाए कि अगर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम होती है और उसे शिकस्त दे दिया जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि कोई भी टीम है, कोई भी अगर खेलता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तानी सबसे लाली परचम के तले और उसके साथ दूसरे ममालिक को शिकस्त देता है, तो वो कौमी टीम की जो है हम कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने हॉलैंड को भी शिकस्त दी और उसके साथ साथ जो स्पेन की टीम है उसको भी शिकस्त दी थी। और गो के वो कह रहे हैं कि जो तनकीद करने वाले वो जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। लेकिन इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं आमिर साहब से मजीद। आमिर साहब, क्या समझते हैं कि जो जिस तरह बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के जूनियर्स खिलाड़ियों पर जो स्पेन, बेल्जियम और हॉलैंड की टीम मुश्तमिल थी, हमने उन्हें शिकस्त दे दी, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो मुकम्मल मुतवाजन टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, उसने पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों को, अगर इस तरह की बातें हो तो पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को जो उन्होंने शिकस्त दी, तो इस किस्म के बयानात को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए शहजादा, यहाँ पे
जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि जब कोई टीम नेशनल फ्लैग पहन लेती है, जब कोई टीम नेशनल कलर पहन लेती है, जब कोई प्लेयर नेशनल कलर पहन लेता है, तो फिर जूनियर सीनियर का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये नहीं होता कि ये जूनियर है या ये सीनियर है, उसके बाद सिर्फ ये होता है कि ये उस टीम का प्लेयर है, और जो बेस्ट टीम का टैलेंट था, बेस्ट कंट्री का टैलेंट था, वो इस टीम के अंदर आपको सामने नजर आ रहा है। उस मुल्क का जो निचोड़ था टैलेंट का, वो आपके सामने 11 प्लेयर्स की शक्ल में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे चाहे वो हॉलैंड की टीम हो, चाहे वो स्पेन की टीम हो या बेल्जियम की टीम हो, हम उसको वहां की जो बेस्ट टीम थी हम उसको वही तस्वर करेंगे। और जैसे मैंने अभी आपसे प्रोग्राम में कहा कि जो हॉलैंड का कोच है डेलमी, जो खुद एक बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, उसने ये बात सोशल मीडिया पे आके एडमिट की है कि हमारी जो बेस्ट टीम थी वो खेली वहां पे, और पाकिस्तान की टीम ने बहुत उम्दा खेल पेश किया, और उसने पाकिस्तान की टीम को विश किया कि आगे जो टूर्नामेंट आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, उसके अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम बहुत अरसे से डीमोरलाइज थी, हम बहुत पीछे चले गए थे। अब अगर कुछ परफॉर्मेंस देनी शुरू की है, तो समझते हैं कि हमारी कौमी हॉकी टीम की तबाही का सबब यही सारे लोग हैं, तो जहां पर अपनी सीटों के चक्कर में लगे रहते थे, और आज कौमी हॉकी टीम का जो हाल है वो देखने के काबिल है। देखें शहजादा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा टीवी पे बैठ के यहाँ पे इस वक्त, लेकिन वो तमाम लोग मैं उनको एड्रेस को जरूर करूंगा कि खुदारा इस वक्त छोड़ दें इस चीज को कि किस टीम के साथ खेले थे और क्या हुआ था। नेगेटिविटी को इस वक्त छोड़ दें, इस वक्त टैलेंट की बात करें। हर वो लड़का जो इस वक्त टीम में खेल कर आया है, उसने अपनी जान मारी है वहां पे ग्राउंड के अंदर, और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही उस चीज को तो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वो टीम बहुत हल्की थी या वो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं की है, इस वक्त खिलाड़ियों को मोरल बूस्टर की जरूरत थी, और उनका मोरल डेफिनेटली बूस्ट हुआ है उन कंडीशंस में खेल के। देखें, फास्ट ट्रैक्स पे खेल रहे हैं, वो उनके होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, चाहे हॉलैंड का शहर हो, बीक हो, या स्पेन हो, आप बार्सिलोना हो, या आप उनके होम ग्राउंड्स के सामने खेल रहे हैं, और उसके बाद अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसको मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा चढ़ के बोलना चाहिए, उसके ऊपर अपनी टीम का मोरल बूस्ट करना चाहिए। तो तनकीद बराए तनकीद ये चीजें, लेकिन हॉकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, सबको मिलकर अगर काम करे तो हॉकी और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, हॉकी की बेहतरी काम करें, जहां पे सही क्रिटिसिज्म है जरूर करें उसको। आपको अगर ये नजर आता है कि हाँ कोई प्लेयर है जिसके अंदर कोई कमी थी, आप उस प्लेयर की बात जरूर करें, लेकिन ओवरऑल दौरे के ऊपर ये बात करना, पीएचएफ के एक अच्छे इकदाम को ना सराहना, ये गलत है। जिस जगह पे जिसका राइट बनता है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। और मेरा ख्याल यह है कि पीएचएफ ने बेहतरीन काम किया है इस वक्त। पाकिस्तान टीम को यूरोप का दौरा कराया, पाकिस्तान टीम का मोरल बूस्ट किया। आई विश, और इंशाअल्लाह लज़ीम आप जरूर देखिएगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म, और बहुत जल्द हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है दोबारा हॉकी की बेहतरी के लिए इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट भी मुनक्किद करने जा रही है। तो समझते हैं कि ये भी एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल से एक दफा फिर इस इक़दाम को जो है सराहने जा रहे हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है। इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस, इंटर यूनिवर्सिटीज़, ये तमाम टूर्नामेंट्स हमारी ज़रूरत हैं। हमारा जो बच्चा इस वक्त हॉकी छोड़ चुका है, बिल्कुल जो हॉकी पकड़ना भी शायद पसंद नहीं करता, स्कूल लेवल से अगर उसको लेके चला जाएगा तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह हो कि हम दोबारा से बच्चों को हॉकी की तरफ ला सकें और हॉकी को प्रमोट कर सकें उसी तरीके से। क्योंकि स्कूल में आपको पता है, वैसे भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप ले लें, वहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन होता है बच्चों के दरमियान। तो उस कंपटीशन को अगर हम चैनलाइज कर लें और हम बच्चों को सामने ले आए वहां से, तो यही बच्चे हैं जो कल इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे ओलंपियंस बन सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कराची हॉकी एसोसिएशन की कर लें। हम देखते हैं कि कराची के अंदर अगर कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो कराची हॉकी एसोसिएशन ही है जो हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दीगर जो ग्राउंड्स हैं उस पर असलाउद्दीन हॉकी अकेडमी, इफ्तिखार सैयद हॉकी अकेडमी है, अल सगीर हॉकी अकेडमी में कुछ काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें तो ग्राउंड्स की कमी है। आप माहिर कानून है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 270 जो ग्राउंड्स है उस पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। तो समझते हैं कि अगर ग्राउंड्स मजीद हो जाएं तो इन बच्चों को जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेलने का मौका मैसर होगा। जी बिल्कुल, ग्राउंड्स का खाली होना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ ग्राउंड्स को खाली होने से नहीं होगा जब तक कि आप ग्राउंड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे
और मैं यकीनी तौर पे मैं ये कहूँगा कि कराची हॉकी एसोसिएशन और खुसूसन उसके सेक्रेटरी साहब हैदर हुसैन साहब, माशाल्लाह वो जिस तरीके से और जिस मेहनत से और जिस पुरअज़्म तरीके से वो काम करते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे अभी आपने नाम लिया इस्लाउद्दीन एकेडमी का, तो इस्ला भाई जो हैं वो ख़ुद एक ओलंपियन है, सीनियर आदमी है, हमारे लेजेंड भी हैं। उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है अपनी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए, काबिल सताइश है। ये लोग, इस किस्म के लोगों का सामने आना और फिर अपना भरपूर टाइम देना, क्योंकि देखिए एमिनिटी प्लॉट से कोई बड़ी कमाई, ओलंपियन टाइम नहीं देंगे तो किस तरह हॉकी परवान चलेगी। जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं उससे इनकी कोई घर तो चल नहीं रहे, इनसे कोई इनकी कमाइयां तो हो नहीं रही हैं। तो वहां पे आना, फिर फुल टाइम वहां पे ग्राउंड पे रुकना, बच्चों को ट्रेन करना, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इनमें से कोई बच्चे होंगे जो निकल के पाकिस्तान हॉकी टीम में जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, ये इंतहाई काबिल सताइश बात है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हैदर हुसैन हैं या इस्लाउद्दीन साहब हैं, ये लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको प्रमोट करना चाहिए। सर प्रमोट तो करेंगे उस वक्त जब जो प्राइवेट सेक्टर जो है मजीद अपना जो है एक कदम आगे बढ़ाएं और इन लोगों का साथ दें। तो समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो बैक पे हैं उनके वो लोग भी जो हॉकी की बेहतरी के लिए ऊपर आए। शायद बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को सामने आना पड़ेगा, लेकिन देखें बिजनेसमैन होता है, इस बात को जरूर जहन में रखिएगा कि बिजनेसमैन का काम ये होता है कि जिस वक्त आप उसको इनवाइट करते हैं अपनी यहाँ, तो वो ये जरूर देखता है कि यहाँ से कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, हासिल होगा या नहीं होगा। तो एक तो चीज ये है कि डेफिनेटली अगर कोई बिजनेसमैन है और वो ऐसे प्लेयर्स को सामने लेके आता है कि जिनकी शर्ट्स के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ हो, वो कल जाके एशिया कप, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक्स जैसी जगहों परफॉर्म करते हैं, तो वो कह सकता है कि ये वो बच्चा है जिसको मेरी कंपनी ने ट्रेन किया है, वो अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए यूज कर सकता है उसको। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो बिजनेसमैन खुद हैं। दूसरी चीज ये है कि आज हर बिजनेस का एक CSR डिपार्टमेंट है। वो CSR डिपार्टमेंट इसी चीज के लिए होता है कि आप जो स्पोर्ट्स है, दूसरी चैरिटी की चीजें हैं, उनको प्रमोट करते हैं उससे। तो आप उसके थ्रू भी इन तमाम चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, पाकिस्तान के नाम के लिए प्रमोट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप किसी प्लेयर को प्रमोट करते हैं, कोई टैलेंट आगे बढ़ता है, तो इन रिटर्न आपको अपनी जो प्रोडक्ट है, उस कंपनी की प्रोडक्ट है, उसको भी प्रमोट करने में आसानी होती है। तो वो भी आप आसानी से प्रमोट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। सो आई थिंक इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। और अगर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो सामने आती है, तो कोई वजह नहीं कि इंटरनेशनल पैटर्न्स के ऊपर हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो कौमी खेल हॉकी के लिए मजीद बेहतरी भी हो जाएगी और कौमी हॉकी टीम एक दफ़ा फिर परवान चढ़ती हुई नजर आएगी। हमारी हॉकी की टीम, हमने देखा कि अपने प्रोग्राम में हमने आमिर साहब से बहुत से डिस्कशन की, खासकर हमने जो है ग्राउंड्स के हवाले से बात की और माहिर कानून हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 270 जो ग्राउंड्स है इस वक्त शहर कायद के अंदर, उस पर कब्जा माफिया का राज है और की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने पिटीशन भी दायर की हुई है मजीद है। और उनका यह भी कहना था कि लोग अगर इस किस्म के जो ग्राउंड्स हैं उसके आसपास वाले लोग अगर वो जो है थोड़ा सा सपोर्ट करे तो यकीनन उन ग्राउंड से कब्जा माफिया को बाहर निकाल दिया जाएगा और एक दफा फिर जो कौमी खेल हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और दीगर जो खेल हैं उस पर काम होता हुआ दिखाई देगा। आमिर अजीज खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। इस वक्त प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।